तो आज देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ सेट 2025 यानी पार्ट सेकंड। तो एनएमएस का जो ये पेपर हुआ है अभी हमारा 10 तारीख को, उसका जो सेकंड पेपर था, आज उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओके, ये खाली दिशा नजर आ रही है, दिशा नजर आ रही है। और बच्चे कहाँ हैं? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये सेकंड पेपर के क्वेश्चंस हैं 91 से लेके 180 तक। तो आज इनके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 91 का क्वेश्चन था, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है? तो मेज, टीवी, अलमारी वगैरह ये सब तो स्टेशनरी चीजें आप भी जानते ही हैं, यानी अपनी जगह पे रखी रहती हैं। और पक्षी जो है वो भी खास तौर से जब उड़ रहा है तो वो गति में है, इसलिए वो गतिशील कहलाएगा। तो इसका आंसर 3 होगा। तो 91 का सेकंड ऊर्जा और 92 का थर्ड आंसर। ओके। तो 93 इसमें पूछा है, कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है। व्यक्ति का विस्थापन क्या हो? तो विस्थापन अगर यहाँ पे पूछा है तो विस्थापन क्या है? वो आधी दूरी अगर तय कर रहा है तो वो व्यास के बराबर चलेगा। इसमें ये जो मार्क किया था, एक मिनट। चलिए, इसको मैंने असल में कंबाइन कर दिया था, ये वाला जो है। एक मिनट में अभी इसको ठीक। हम्म, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, आर, टू आर, टू पाई आर और पाई आर। अगर डिस्टेंस की बात होती, यानी दूरी, तो दूरी तो पाई आर होती है आधे वृत्त में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से होगा, अगर ये अर्धवृत्त है और ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो ये यहाँ तक यानी आधा वृत्त ये इस तरह से तय करे। अब इसका विस्थापन जो है सीधा इन दो पॉइंट के बीच की सीधी दूरी हो, और चली गई दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक होती है। तो ये तो पाई आर होगी। ठीक है। और ये खाली रेडियस का दुगना यानी 2r, यानी इसका आंसर 2r होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वो जूल होता है। तो यानी 93 का दो आंसर होगा और 94 का ही दो होगा। ठीक है। हम्म। तो 95 में पूछा है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध है?
तो जैसे अभी एक क्वेश्चन में दिखाया कि दूरी हमेशा ज्यादा आती है। मान लीजिए किसी पॉइंट से हम चलते हैं और यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से फिर हम वापस आ जाते हैं। इसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे विस्थापन तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन यहाँ पे जीरो होगा और दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ। मान लीजिए ये d डिस्टेंस था, तो दूरी जो है ये 2d हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने नीचे दिखाया है लिख के। तो ये इस तरह से दूरी 2d हो जाएगी और विस्थापन जो है अगर यहाँ से चल के यहीं वापस आ गया तो विस्थापन जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है दूरी ज्यादा होती है विस्थापन के मुकाबले। ठीक है, विस्थापन तो लंबवत दूरी जो है, पहला बिंदु और आखिरी बिंदु उसके बीच की दूरी जो है वो विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे ये वाला समीकरण सही है कि दूरी विस्थापन से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर। अगर एक ही दिशा में चलते रहे तब तो दोनों बराबर हो सकते हैं, वरना दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 96 का है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो 96 का 2 होगा। नेक्स्ट है 97, यानी तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? तड़ित चालक जो है वो तांबे से बनाया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा चालक है तांबा, तो इसलिए उसके यूज करके हम इसको बनाते हैं। तो 97 का आंसर थर्ड वाला होगा। ठीक है, यानी तांबा। तो निम्नलिखित में कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? तो दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें अपनी रोशनी होती है, जैसे तारे हैं, सूर्य है, एलईडी लाइट है। इन सब में रोशनी होती है, खुद जलते हैं। लेकिन पुस्तक नहीं जलती है। अगर रोशनी होगी तो नजर आएगी, अगर रोशनी नहीं होगी तो नजर नहीं आएगी। तो दीप्त वस्तु ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ था तो नहीं में खाली पुस्तक आती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर में संबंध क्या होगा? देखिए, अगर समतल दर्पण है तो ये लंब है, तो इसी दिशा में अगर प्रकाश आके टकराएगा तो इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। तो यानी इन दोनों किरणों के बीच का कोण जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी इसी दिशा में आई भी जाएगी और इसी दिशा में आर भी वापस आएगी और दोनों के बीच का कोण जीरो होगा। तो यही इसका आंसर है, 2। ठीक है, तो निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है? पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके आर पार साफ नजर आए। तो दफ्ती के आर पार तो हम नहीं देख सकते, आपको पता ही है। धातु की चादर के आर पार भी नहीं देख सकते। दर्पण में पीछे पॉलिश किया हुआ होता है, उसके आर पार भी नहीं देख सकते। अगर वो दर्पण है उसमें पीछे पेंट होगा और पेंट होने की वजह से आर पार नहीं देख सकते। इसलिए इसका आंसर स्वच्छ कांच होगा, यानी आंसर नंबर 4। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? ये तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है कि 98.6 डिग्री। अच्छा, ये सी नहीं होगा, एफ होगा। सॉरी, ये गलत आंसर इसका लग गया है। ये नहीं होगा।
तो हैं देखिए दोनों 98.6, मगर ये सी है, सेंटीग्रेड। बॉडी टेम्परेचर जो 98.6 होता है वो फ़ारेनहाइट में। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का ताप होता है। इससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो बुखार कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? तो आपने जैसे धनक देखी होगी, उसमें जो कलर होते हैं VIBGYOR, तो इन अक्षरों से इसको लिखा जाता है। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू और G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो बीच में कौन हुआ देखिए, इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये ग्रीन हो गया यानी हरा। ठीक है? हरा रंग जो है वो बीच में, ये मध्य पूछा था यानी बीच में। तो इसका आंसर 1 नंबर। ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन वो रेटिना पे न बन के कहाँ बनता है? रेटिना के पहले या उसके सामने। इसीलिए हमें धुंधला नजर आता है। ठीक है? तो यानी जो आपका लेंस है उसके और रेटिना के बीच में कहीं बन जाता है। इसका आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। तो अब इसमें देखिए लकड़ी है, डीजल है, पेट्रोल है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब जानते हैं? देखिए इसका मैं इंग्लिश में भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है। तो इन द फॉलोइंग विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नवीकरणीय का मतलब जो रिन्यू हो जाए, यानी दोबारा खुद से आ जाए, यानी हमेशा मौजूद रहे। तो कुछ स्रोत ऐसे हैं जैसे पानी है, हवा है, सौर ऊर्जा है। तो ये कुदरती चीजें हैं और ये कभी खत्म ना होने वाली हैं, यानी रिप्लेनिश होती रहेंगी। नवीकरणीय का मतलब ये दोबारा खुद आ जाएंगी। अब जैसे पेट्रोल है, लकड़ी है, डीजल है, इन सब में क्या है कि ये तो खत्म हो जाने वाली हैं। आपने अगर मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में, वो जब तक खत्म होगा तब तक ही गाड़ी चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। इसके बाद जाके पेट्रोल पंप भरवाना पड़ेगा। ऐसे ही डीजल का हिसाब है, लकड़ी का भी यही है। लकड़ी अगर आपने जितनी खरीदी उतनी चूल्हे में जला ली, वो बुझ गई तो फिर आपको दोबारा बाजार से खरीद के लाना पड़ेगी। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक दुनिया है और जब तक सूरज निकल रहा है, सौर ऊर्जा रहेगा। सौर ऊर्जा क्या है? जो गर्मी हमें या ऊर्जा जो है वो सूरज से मिलती है, वो सौर ऊर्जा है। हाँ, देख रहे हैं आप लोग? मुझे मैंने अभी तक देखा नहीं था। रामपुर ये कौन है सर? हम आपको दिख रहे हैं। अल्तमश एक तो बैठे हैं, दिशा बैठी हैं और एक है रामपुर के नाम से। आज का ये किसका है? ये नई आईडी है किसी की, पहचानने में नहीं आ रही है। तो ये क्लियर हो गया, सौर ऊर्जा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है 105, यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी है? तो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल्स को कन्वर्ट करके बिजली जहां पे बनती है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है उसका, विद्युत सेल। अब विद्युत मोटर जो है ये इस कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि विद्युत मोटर में तो क्या है, बिजली से मोटर चलता है, तो वहां रसायन का काम नहीं। सोलर सेल में सोलर एनर्जी से चलता है। माइक्रोफोन तो कैटेगरी ही अलग है, तो यहाँ पे ये तो ऊर्जा पैदा ही नहीं करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे खाली विद्युत सेल आएगा। ठीक है?
ओके, नेक्स्ट है क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, तो कौन सा कांच बनता है? हरे रंग वाला। क्रोमियम वैसे देखने से हमें ऑरेंज कलर का नजर आता है, लेकिन उसका जो ऑक्साइड है वो हरा होता है। ठीक है। तो पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम है। तो अणु तो आप जानते ही हैं, जैसे पानी है, अगर पानी का अणु क्या होता है? H2O। ऑक्सीजन अगर है तो O2, यानी ये एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इंडिपेंडेंट स्टेट में नॉर्मली क्या होते हैं? अणु रहते हैं। तो अणु ही गति करते हैं वहां पे, और उनके अंदर एटम होता है, परमाणु। परमाणु के भी भाग होते हैं। खैर, उस डिटेल में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये जो आपने देखा है, ठोस जो है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अणु आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह, बहुत तगड़े आकर्षण बल के द्वारा चिपके होते हैं। द्रव में उसके मुकाबले कम होते हैं, इसीलिए द्रव को आप अलग अलग बड़े आसानी से एक एक बूंद अलग कर सकते हैं। और गैस तो जहां पे आप खोल देंगे खुद ही वो इधर उधर भाग जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो वो ऑर्डर इसी तरह होना चाहिए, यानी ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम। तो इसका ऑप्शन 2 होगा। ठीक है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण। तो अब ये भी बड़ा कठिन शब्द है, तो इसलिए मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखाई देता हूँ। तो ऐसे में इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए, क्योंकि कुछ वर्ड हैं इंग्लिश में बहुत इजी हैं, समझने में आसान होते हैं। रिवर्सिबल, तो प्रत्यावर्तित जो है बड़ा कठिन शब्द है, और उसके मुकाबले रिवर्सिबल बड़ा आसान है, जो यानी वापस आ सके, जो किसी स्टेज में वापस आ सके। तो ऐसे को रिवर्सिबल कहते हैं, यानी प्रत्यावर्तित। तो अब देखिए, दूध अगर फट जाए तो आप उसको सी नहीं सकते, कहलाता है फट गया। तो ये कपड़े की तरह नहीं फटा है कि आपने सिलाई मारी और जुड़ जाएगा। दूध अगर खराब हो जाए तो फिर वो वैसा नहीं रहेगा, पानी अलग छोड़ देता है और उसका खोया अलग हो जाता है। धूप बत्ती का भी यही है, धूप बत्ती आप जलाएंगे, जो ठोस था वो राख बन जाएगा और बाकी गैस बन के निकल जाएगा। सब्जी का पकना, सब्जी कच्ची है, आपने पका ली, तो वापस वो कच्ची नहीं हो सकती, कच्चे रूप में वापस नहीं जा सकती। तो ये सब जो है नॉन रिवर्सिबल है, यानी ये वापस नहीं आ सकती। हाँ, मोमबत्ती का पिघलना जो है, आप मोमबत्ती जलाएं, उसका मोम पिघल जाएगा, लेकिन उस मोम से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। इसलिए मोम का पिघलना जो है प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है। अच्छा, ये रिपीट हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, गैलेना किसका अयस्क? तो गैलेना जो है, अयस्क कहते हैं ओर, कान। उर्दू में कान कहते हैं, हिंदी में उसे अयस्क कहते हैं, और इंग्लिश में ओर कहते हैं। तो यानी जमीन का वो हिस्सा जिसमें से कोई एलिमेंट जो है निकलता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो लेड का अयस्क जो है वो गैलेना है, यानी इसका जो रूप है वो गैलेना है। यानी जो नाम दे दिया गया है कि लेड अगर निकल रहा है तो इस जगह या इस फॉर्म में अगर निकल रहा है तो उसका नाम गैलेना है, इस तरह से नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो वो गैलेना किसका अयस्क है? यानी लेड का है। ठीक। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप होता है। तो अधो बिंदु क्या होता है? जो नीचे वाला, उसमें निशान होता है। अब जैसे आप नॉर्मल सेंटीग्रेड वाला जो अगर आप लेंगे थर्मामीटर, और लिक्विड का जिससे टेम्परेचर लेना हो, तो वो आपने देखा होगा 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच होते हैं, उसमें निशान लगे हुए। तो 0 डिग्री उसमें सबसे नीचे का पॉइंट हो गया, तो उसे हिंदी में अधो बिंदु कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे?
इंग्लिश में उसे देखिए कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर माने होता है नीचे का, फिक्स पॉइंट यानी जिसे हम फिक्स कर देते हैं। तो जब हम बात करेंगे फॉरेन हाइट में, तो फॉरेन हाइट में उसका वैल्यू जो है 32 डिग्री एफ होगी। तो सेंटीग्रेड में जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही फॉरेन हाइट में 32 डिग्री की होती है। तो उसका जो लोअर पॉइंट है वो 32 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका यानी कि 110 का पहला ऑप्शन। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, यानी उसका जो यूनिट है। तो यूनिट किसी भी चीज का हो वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो कई परमाणु मिलके अणु होते हैं, और अगर जमीन में से निकलता है उस मटेरियल का, जिस रूप में वो निकलता है वो एस कहलाता है। और कई एलिमेंट्स मिलके, कई चीजें मिलके यौगिक बनाती हैं। तो जाहिर है कि यौगिक अयस्क या अणु जो है नहीं हो सकता, सूक्ष्मतम इकाई परमाणु ही होगा। ठीक, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। वैसे देखिए सही टेम्परेचर तो 21 से 30 तक होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने ब्रैकेट्स दिए हैं इसमें सबसे अप्रोप्रिएट यही होगा, 21 से लेकर 27 तक। क्योंकि यहाँ 30 के ऊपर दिया है ये भी नहीं होगा, यहाँ 40 के ऊपर ये भी नहीं होगा, यहाँ 13 से 18 ये भी नहीं। कपास के लिए जो सबसे बेहतर टेम्परेचर है वो 21 डिग्री से 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे बहरहाल 21 से 27 दिया है, मगर यही औरों के मुकाबले सही। ठीक है, तो भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसे इंसान नहाता है, इसी जानवरों को भी नहाना पड़ता है, उनकी सफाई करना पड़ती है। बाल जो हैं किसी भी चीज के हों, चाहे वो घोड़े के हों, भेड़ के हों, बकरी के हों, तो क्या होता है कि वो बाल चिकट जाते हैं, चिकनाई वगैरह कोई लग जाए, और फिर उससे जानवर को भी तकलीफ होती है। अगर आपके बाल उलझ जाएं, कंघा ना करें 2-4 दिन, और आपके बालों में गंदगी लग जाए, तो आपने महसूस किया होगा कितनी परेशानी होती है, खुजली होने लगती है। इसी तरह जानवरों को भी प्रॉब्लम होती है। तो उनके जो बाल साफ करने का तरीका है, यानी धोने का या क्लीन करने का, उसे अभी मार्जन कहते हैं, और इंग्लिश में उसको स्काउरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड याद रखिए, अगर कंफ्यूजन हो इंग्लिश नहीं तो हिंदी में याद आ जाएगा। तो HCl प्लस NaOH ये मिलके क्या बनता है, यहाँ पे ये लिखना था। देखिए अब यहाँ पे HCl और H, ये Cl और H ये दो अलग अलग यहाँ पे परमाणु है इस अणु में। HCl एक अणु है और ये इसमें दो परमाणु है। ऐसे ही यहाँ पे NaO और H यहाँ पे तीन परमाणु है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए ये OH और ये H, H प्लस OH ये मिलके क्या बन गया, H2O बन गया। तो बचा क्या, यहाँ पे ये सोडियम रह गया और यहाँ पे एक क्लोरीन रह गया, ये दोनों रह गए। तो यानी इसके अलावा जो इसमें होगा वो क्या होगा, NaCl। ठीक है, NaCl ही इसका उत्तर था। तीसरा ये NaCl दिया है, यही इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि संयोजकता सोडियम की भी एक होती है, क्लोरीन की भी एक होती है। सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक कम होता है, इसमें 7 होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों आपस में कंबाइन करके अणु बना देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा। पोटेशियम कार्बोनेट चूना, पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है कठोर काम। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो हार्ड ग्लास बनाते हैं उसमें यही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना और पत्थर और रेत। इस सबको मिला के बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है और उससे फिर कठोर। ठीक है,
फरजान सर, इंग्लिश क्वेश्चंस। अच्छा, मतलब आप तो खाली इंग्लिश समझते हैं क्या? देखिए, असल में मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो सारे हिंदी मीडियम वाले थे। तो इस वजह से मैं हिंदी ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि उनको अपना पेपर चेक करना है कि वो सही करके आए हैं या गलत करके आए हैं, तो वही के लिए मैंने रखा है। तो इसीलिए ज़्यादा मैंने इसमें हिंदी ही बीच-बीच में जहाँ पे मुश्किल वर्ड आ जाते हैं, वो ज़रूर मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ठीक है? आप लगता है इंग्लिश मीडियम से हैं। तो चलिए मैं साथ-साथ वो भी दिखाता चलूँगा। तो कठोर काँच को हार्ड ग्लास कहते हैं। ठीक है? जल में घुलनशील विटामिन यानी सॉल्युबल, जो घुल जाए पानी, उसे जल में घुलनशील कहेंगे। तो ऐसे विटामिन कौन-कौन से हैं? अब आप जानते हैं ए, डी और के जो हैं ये जनरली पानी में नहीं घुलते हैं और ये फैट में मौजूद होते हैं, ठीक है? तो विटामिन बी जो है ये पानी में आसानी से घुल जाता है। इसके लिए आप टेस्ट खुद भी करके देख सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बड़े ईज़िली मिल जाता है, बहुत कॉमन विटामिन है, टॉनिक है। वो पानी में अगर आप घोलेंगे बड़े आसानी से घुल जाएगा। लाल कलर के या ब्राउन कलर के सिरप इसके बहुत आते हैं बाज़ार में। नेक्स्ट है तो इसका सेकंड होगा यानी बी, विटामिन बी, ठीक है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनाने की जो विधि है या तरीका या प्रोसेस पेड़ों के अंदर या पौधों के अंदर वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है और हिंदी में उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमारी जो लार है, इसलिए इसका देखिए आंसर 2 था। नेक्स्ट है 118 यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो वो लाइपेज होता है, ठीक है? तो लाइपेज जो है हमारी राल में मौजूद होता है और जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं, तो ये उसको चबाने में मदद करता है, उसको सॉफ्ट बनाता जाता है। तो लाइपेज का यही काम। तो ये एंजाइम है जो कि लार में होता है। हमारे मुँह में जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं, ये आना शुरू हो जाता है। जो हमारी ग्लैंड्स हैं, उनमें से ये जूस की तरह से आता है, तो आप कुछ खाते हैं तो फ़ौरन मुँह गीला हो जाता है, इसी की वजह है। ठीक है? अच्छा, रामपुर के अमीमा, ठीक है, चलिए, तो आज आप भी आ गईं। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने अभी कौन-सा डिस्कस किया था? 18वाँ, ठीक है। तो यहाँ 19वाँ मैं दिखा रहा हूँ, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी एक्सक्रीशन जो वो करते हैं, जो अपने जिस्म से निकालते हैं किसी चीज़ को, वो क्या होता है? यानी एक्सक्रीटरी मटीरियल, ठीक है? एक्चुअली अभी जैसे कि कह रहे थे फरज़ान के इंग्लिश वर्ज़न, तो बेटे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं खाली हिंदी दिखाता हूँ तो थोड़ा बड़ा दिखता है स्क्रीन पे, आपको पढ़ने में आ रहा होगा। अगर दोनों दिखाऊँगा तो छोटा बहुत हो जाएगा और पढ़ने में फिर आपको परेशानी होगी। इसीलिए मैं तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन के स्लाइड बना के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को आराम से मोबाइल के स्क्रीन पे भी नज़र आ जाए। ठीक है? तो जो बर्ड्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपने यानी जैसे हम देसी भाषा में बच्चे कहते हैं पॉटी करना, तो वो जो निकालते हैं वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है? यूरिक अम्ल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूरिक एसिड कहते हैं। तो अपुष्पी पौधा यानी नॉन फ्लावरिंग, जिसमें फूल नहीं निकलते। तो आप जानते हैं आम में भी बौर आता है, उसी को फूल कहते हैं। लिली तो बहुत बढ़िया एक सफ़ेद फूल होता है, गुलाब का फूल भी सबने देखा है।
तो ज़ाहिर है तो ये पौधे तो नहीं हो सकते। यहाँ बचता है फर्न, जिसे नागफनी भी कहते हैं। देसी भाषा में नागफनी कहलाता है, ठीक है? तो उसमें फूल नहीं निकलता है। लेकिन उनकी भी कुछ वैराइटीज़ हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत छोटे-छोटे फूल आते हैं। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल फर्न है, नागफनी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें आम तौर पे नहीं होता है। तो अपुष्पी पौधा यानी वो पौधा जिसमें फूल नहीं निकलते, वो फर्न है इन 4 में से। बाकी 3 के फूल तो आपने देखे ही। मानव में कुल हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये तो आजकल बच्चा-बच्चा जानता है कि इंसान की बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ पौधे दिए हैं जिनके नाम हैं ये पपीता, सरसों, सेम, गुलहड़। तो इनमें पपीता ऐसा है जिसमें एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, ठीक है? यानी एक फूल के अंदर एक ही टाइप के उसमें आपको वो मिलेगा, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड, ठीक है? तो वो खाली पपाया में, मस्टर्ड, हिबिस्कस, बीन्स ये इस कैटेगरी में नहीं आते। बहुकोशिकी जंतु का उदाहरण, जाहिर है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सिंगल सेल यूनिट्स हैं। मछली जो है ये तो आपने देखी होगी, वो ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ी होती है, उसमें एक सेल नहीं होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है? तो मछली जो है इसलिए औरों से यहाँ पे अलग है। बाकी सब ये बहुत छोटे जीव हैं, जो एक-एक सेल के होते हैं और ये बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है? पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनाता है। तो ये थोड़ा-सा टिपिकल वर्ड है, तो मैं इसका इंग्लिश वर्ज़न भी दिखा देता हूँ। आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन, ओवरी डेवलप्स। तो आपने देखा होगा जो फूल होता है, अगर उसको चीर-फाड़ करके कभी आप देखें, तो नीचे उसके जहाँ पे हरा भाग होता है, उसमें कुछ उभरा हुआ अंदर नज़र आता है और उसमें अक्सर जो है पतला-सा एक सेगमेंट निकल के जाता है, जिसमें परागकण वगैरह लगे होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं और स्टिग्मा होता है। तो वो जो जड़ है, जो फूली हुई सी नज़र आती है, वही जो है उसकी पूरी कहलाती है, अंडाशय। तो पोलन ग्रेन से पोलन निकल के स्टिग्मा पे जाता है और स्टिग्मा के थ्रू वो जो उसका ट्यूब है, उससे होके ओवरी के अंदर जाता है। तो वहाँ ओवरी में जब वो पहुँच जाता है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो वहाँ फल बनना शुरू हो जाता है। यानी वो जो हल्का-सा फूला हुआ भाग फूल में भी नज़र आता है, वही डेवलप होना शुरू हो जाता है और फल बन जाता है। ठीक है? तो एक कोशी जीव का उदाहरण नहीं है। अब एक कोशी जीव तो ये छोटे जानवर होते हैं, जिनके नाम ये दिए हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब। केचुआ नहीं है, केचुआ तो आपने आँख से देखा ही होगा। अब ये सब जो है ये आँख से आसानी से नज़र नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जो सिंगल सेल यूनिट है। लेकिन केचुआ जो है, इसमें तो काफ़ी बड़ा इसका बॉडी होता है। 2-3 इंच से लेके 10-11 इंच तक के भी होते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक सेल तो इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो केचुआ जो है उस कैटेगरी में नहीं आता, एक कोशी, यानी सिंगल सेल यूनिट नहीं है। अब यहाँ पे अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस और एसएसटी के आपके शुरू हो गए। तो साइंस के यहाँ पे खत्म हो गए 125 पे, ठीक है? यानी 91 से 125, यानी ये 35 क्वेश्चन जो थे साइंस के थे। तो यहाँ पे लॉजिक्स भी बताना आपको ज़रूरी थे। अब आगे मैं सीधे आंसर बताता चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो याद करने की चीज़ें हैं, अब इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, जो आपने भी याद ही किया होगा।
तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अब जाहिर है कि इसका कोई लॉजिक थोड़ी है। अब जिस वेद में किया गया है वो नाम ही याद करना पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र में, ठीक है? तो ये तो थ्योरी है, बेसिक थ्योरी जो हिस्ट्री वगैरह की है, उसमें लॉजिक्स नहीं होते हैं, उसमें तो सिर्फ याद ही करना होता है, ठीक? ज्योग्राफी में फिर भी थोड़ी समझने वाली चीजें होती हैं, तो वहां जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम जो हैं उन्होंने कराया था। एलोरा में जो मंदिर हैं उनके नाम है कैलाश मंदिर, तो उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, यानी कृष्णा फर्स्ट। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? तो मराठों का जो पूरा एक संघ था, यानी उसमें काफी मराठे बादशाह जो हैं, राजा जो हैं, वो मिलके पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। और लड़ी किसके खिलाफ थी? अहमद शाह अब्दाली के। तो अहमद शाह अब्दाली ने उनको पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया, ठीक है? तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जो सबसे, अब उनके जो ग्रुप था, अकबर के टाइम में भी ऐसी था, नौ रत्न कहलाते थे, ऐसे ही शिवाजी के टाइम में भी अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। जैसे आजकल होते हैं मिनिस्टर्स हैं, और मिनिस्टर का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, हिंदी में उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। इसीलिए देखिए इन्होंने आपको हिंट देने के लिए बड़ा अच्छा काम किया है कि प्रधानमंत्री भी ब्रैकेट में लिख दिया, तो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं। अगर लॉजिक आप समझते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा हिंट मौजूद है, पेशवा को आगे प्रधानमंत्री भी लिख दिया है, ठीक है? तो सोचने की जरूरत ही नहीं। प्रधान किसे कहते हैं? जो औरों का हेड हो। तो ऐसा मंत्री जो औरों का हेड है, तो इसका मतलब ही वही है। तो यहाँ लॉजिक था, इसलिए मैंने बता दिया। तो पेशवा कहते ही प्रधानमंत्री को हैं, यानी जो मिनिस्टरों में सबसे प्रमुख हो, मेन हो, ठीक है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके शासन काल में हुई थी? तो सबसे ज्यादा जो है वो अशोक के पीरियड में हुई, सम्राट अशोक। पहले तो बड़े जालिम थे वो, और उन्होंने काफी कत्लेआम किया था, बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी, मगर उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और उसके बाद उन्होंने बहुत धार्मिक कार्य किए। आपने तमाम उनके देखे होंगे। इंडिया में उनके मॉन्यूमेंट्स जो हैं मौजूद हैं, उन पे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो इन्होंने बाकायदा जो है महामात्रों की नियुक्ति की अपने शासनकाल में। महामात्र किसे कहते हैं ये इंग्लिश में ही मैं दिखाई देता हूँ। ड्यूरिंग हुज रेन वाज धम्मा महामात्रा अपॉइंटेड, यानी धर्म को चलाने वाले, ठीक है? तो वो लोग जो धर्म को चलाते हैं, यानी एडवाइजर्स, तो उसके लिए इन्होंने ये यूज किया है। तो ये जो नया चेंज आया था ये अशोक के पीरियड में, और बादशाहों के पीरियड में ये सब नहीं था उससे पहले, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बड़ा पॉपुलर है, सासाराम में है उसका मकबरा। तो ये तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो मौत है वो इंडिया में ही हुई थी, हालांकि वो बाहर से आया था। तो काबुल वगैरह में आप नहीं लिख सकते, लाहौर में नहीं लिख सकते, सासाराम। तो इंडिया से तो ये दो ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली और सासाराम। तो जाहिर है कि इन दोनों में से एक होना चाहिए था, दिल्ली में तो नहीं है, तो कहाँ होना चाहिए? सासाराम। तो वैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा।
ये नाम बहुत आम है। ठीक है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसे चंदावर कहते हैं। बहुत भयानक युद्ध हुआ था, बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो एक जगह है लोथल। तो वहां की जो सभ्यता थी उसके बारे में काफी कुछ हमें चीजें यहाँ पे मिलती हैं। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो वो स्पेन देश का निवासी। हालांकि उसके बारे में कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई इटली का बताता है, कोई कहीं का बताता है, लेकिन एक्चुअली वो स्पेन से उसका ताल्लुक था। और उसने लोगों को गुमराह करने की खुद ही कोशिश की थी दुश्मनी से बचने के लिए, लेकिन बेसिकली वो स्पेन से ही ताल्लुक रखता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण खुद वैसे इस मिशन को चलाने वाले थे और उनके सबसे जो मुख्य चेले थे वो स्वामी विवेकानंद। तो बाकायदा उस फाउंडेशन की यानी रामकृष्ण फाउंडेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करने वाले स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? ठीक है। तो ये खुद ही एक संत थे रामकृष्ण जो है। तो इन्होंने शिक्षा दी और इनके बहुत से उसमें चेले थे जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है वो सबसे बेहतर और अव्वल थे और इनके खास थे। इन्होंने ही इनके बाद उस मिशन की स्थापना की, फाउंडेशन रखी। भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? ये तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी ने चलाया था। इनका डंडी मार्च और सत्याग्रह आंदोलन ये तो सारी दुनिया में मशहूर है। मेरे ख्याल से किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। तहकीक हिंद के लेखक थे। तो तहकीक ए हिंद के लेखक अल बरूनी थे। ये थोड़ा सा ऐसा है मैटर कि शायद कम बच्चों को पता होगा। तो इस राइटर को भी कम ही लोग जानते हैं, अल बरूनी को। जो हिस्ट्री बाकायदा जिन्होंने स्टडी की है डीप में वही लोग शायद बता पाएंगे। है, क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? अब इसमें कंफ्यूज मत होना। दिल्ली सल्तनत से मुराद जो है जो खाली दिल्ली तक ही महदूद थी, क्योंकि बाद में मुगल पीरियड आया। मुगल पीरियड में तो बहुत सारे बादशाह हुए और उनका राज धीरे धीरे फैलता गया। आखिर में जाके औरंगजेब के जमाने में लगभग पूरे इंडिया पे राज था। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो लोधी वंश की हो रही है। ठीक है। तो लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है। तो ये बेसिकली गुलाम वंश भी ये कहलाता है। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? तो बाबर जो है खुद बेसिकली जैसे हम जानते हैं मुगल था और इसकी जो ज्यादा तरबियत वगैरह हुई थी वो तुर्की में हुई। इसलिए उसने तुर्की में ही वो लिखा है तुजुक ए बाबरी। हर्षवर्धन पांचवें साल दान समारोह का आयोजन कहाँ करता था?
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये मालूम होना चाहिए। तो इसके दान समारोह से ही ये जगह पॉपुलर हुई थी, प्रयागराज, जो इलाहाबाद में संगम है। इलाहाबाद का नाम भी इसी पे बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। पहले इलाहाबाद नाम था। वो जो संगम वाली जगह है वो पहले खाली प्रयाग कहलाती थी, अब पूरा शहर ही प्रयागराज। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तब हिस्ट्री में बहुत बड़ी चेंज की गई है। इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो देखिए, बड़ी सिंपल बात है, कॉमन सेंस की। जीवाश्म यानी जिंदा चीजें। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन में दिखा देता हूं आपको, आपको और क्लियर हो जाएगा। इन विच रॉक्स फॉसाइल्स आर नॉट। तो फॉसाइल का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, सुना होगा। जीवाश्म जो है हिंदी का वर्ड है और जरा कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश का भी दिखा दिया। यानी जो जीव हैं उनके अंश हमें चट्टानों में उनके निशानात मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई जानवर मर गया, मिट्टी में वो दबा रह गया और वो मिट्टी बाद में जाके चट्टान बन गई, तो उसका जो इम्प्रेशन है वो वहां छपा रह जाता है। जैसे आपने ईंटें देखे होंगे, ईंटों में लोग डिजाइन बना देते हैं फरमे से, उसी तरह कोई जानवर अगर मर जाए मिट्टी के अंदर और वो मिट्टी बाद में पत्थर बन जाए, तो उसका इमेज जो है वहां बनी रह जाती है। तो ये काय में नहीं बनेगी। जो हमारे जमीन के अंदर बहुत गर्मी है और गर्मी से जो आपकी चट्टानें बनती हैं, यानी आग्ने, अग्नि से बना हुआ, ठीक है, इंग्लिश में उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। यानी जो मोल्टेन मटेरियल से सूखने के बाद चट्टानें बनती हैं, तो जाहिर है वो उतनी हीट में अगर कोई चीज वहां जानवर है भी, वो जल भुन के खत्म हो जाएगी, तो उसका रेजिड्यू बचने का तो सवाल ही नहीं हो। जब रेजिड्यू नहीं होगा तो उसका छाप भी वहां पे नहीं होगी, कोई निशान भी नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर बहुत सिंपल था, आग्नि। यानी जो अग्नि का इस्तेमाल होके चट्टाने बनती, यानी हीटअप होके, ठीक है, इग्नियस। तो इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? अब तरबूज सभी जानते हैं गर्मियों के जमाने में आता है, और रबी की फसल कब होती है? अक्टूबर में शुरू होती है और मार्च में खत्म होती है। ज्वार और मक्का भी इस पीरियड में नहीं होती। चना, हाँ, आपने जरूर देखा होगा कि गेहूं के साथ चना, मटर वगैरह ये सब बोया जाता है। ये रबी की फसल में बोया जाता है, जिसका आंसर चना हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल कैसे कहते हैं? जो आमतौर पे यूज नहीं होता। परंपरागत यानी जो आमतौर पे यूज होते हैं, और गैर परंपरागत जो आमतौर पे यूज नहीं होते। तो यहाँ पे भूतापी यानी जियोथर्मल, जमीन की गर्मी से ऊर्जा का स्रोत आपने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि उसको यूज करना इतना इजी नहीं है। वहां से उस गर्मी को आप काय में स्टोर करेंगे, कैसे दूसरी चीज में ट्रांसफर करेंगे, वो आसान नहीं है। क्योंकि भूत तापी जो है, यानी जमीन के अंदर का जो ताप है, जियोथर्मल, जियो कहते हैं जमीन के अंदर के हिस्से को, उससे जो गर्मी निकलती है बहुत। अब उससे कंफ्यूज मत होना कि कोयला, कोयला भी यहाँ पे दिया हुआ है, पेट्रोलियम भी दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस भी दी हुई है। तो ये सब भी निकलते तो जमीन में से हैं, लेकिन वो हीट अप होके नहीं निकलते हैं, वो तो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं, उन्हें हम यूज कर लेते हैं।
तो वो तो स्रोत हैं, लेकिन जो जमीन की गर्मी है अपनी, उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। वो इसलिए गैर परंपरागत, ठीक है। तो 144 है, उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला। शायद ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि कालीनें जो हैं भदोई की मशहूर। बनारस के पास, पहले तो बनारस का ये हिस्सा था, अब ये शहर ही अलग बन गया है, इसे भदोई कहते हैं, जहाँ पे कालीनें बनी। कालीनों के लिए ही भदोई मशहूर है, ठीक है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पैंजिया। तो बहुत पुरानी बात है, ये आज की नहीं। ये उस वक्त की बात है जब जमीन की इब्तदा हुई थी। ओरिजिन ऑफ आपकी अर्थ, तो उसको पैंजिया कहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर ये 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ब्राजील धारा ठंडी धारा है, वेग्यूला भी वही है, लेब्राडोर भी है, ये पूरे साल ठंडी धाराएं बहती हैं यहाँ पे। लेकिन पेरू धारा जो है, ये एक ऐसी स्ट्रीम है, पेरू करंट जो है, जो पूरे साल ठंडी नहीं रहती, कुछ हिस्से में ही होती है ठंडी। ये कैटेगरी अलग, इसीलिए मैंने इस पे यहाँ लिख दिया है एट सम पार्ट ऑफ द ईयर, ये साल के कुछ हिस्से में ही ठंडी होती है, ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, बुलंदशहर में है ये नरोरा डैम जो है। तो वहीं पे नरोरा का परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट है बलित पर्वत का उदाहरण। बलित पर्वत, अभी नाम बड़ा टिपिकल है, शायद कुछ लोग नहीं समझे हो। एग्जाम्पल ऑफ ए फोल्डेड माउंटेन, यानी जो फोल्ड जिसे कहते हैं, तय किए हुए कपड़े को अगर तय की कर दिया जाए तो दोहरा तेरा हो जाता है, तो फोल्ड कहलाती है। उसी तरह हिमालय जो है, इसकी भी तय दर तय है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, और एक सीरीज नहीं है इसकी, बहुत सारी सीरीज हैं, अलग अलग चोटियां हैं, अलग अलग पहाड़ हैं। तो पूरी एक श्रृंखला है ये। तो वलित पर्वत का ये टिपिकल उदाहरण है हिमालय, ठीक है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो ये भी बहुत आम चीज है, जिसने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी है। तो दक्षिण पश्चिम, यानी आपका जो महाराष्ट्र वगैरह है, गुजरात है, इसके पास वाले समंदर के ऊपर से जो हवाएं चल के आती हैं, वो आपका बादल देती है, यानी उसी से मानसून की उत्पत्ति होती है, वहीं से वो बादल बनते हैं जो बारिश करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है? ये तो सारी दुनिया जानती है, मशहूर है, प्रयाग। पहले प्रयाग नाम था, प्रयागराज हो गया, ठीक है। और है कहाँ? इलाहाबाद के पास। पहले इलाहाबाद से ये थोड़ा सा अलग समझा जाता था, अब तो शहर के अंदर ही आ गया है, और उसी से पूरे इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज पड़ गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005। ये तो याद रखने वाली डेट है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। आरटीआई का जो लॉ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अब से 19 साल पहले, यानी 2005 में शुरू हुआ था।
यानी पब्लिक का आदमी जो है वो भी बड़ी आसानी से किसी भी सरकारी चीज के बारे में सवाल कर सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, उसका अधिकार है। तो इसमें गवर्नमेंट को उसे जवाब देना पड़ेगा, ऐसा क्यों है। अगर उसके दिमाग में कोई परेशानी है तो सवाल करके पूछ सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जानकारी जानने का उसका पूरा अधिकार है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन अगर ना समझे हो तो मैं इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है उसका इंटीग्रल पार्ट यानी मुख्य हिस्सा वो उपराष्ट्रपति, वो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ नहीं हो। बाकी सब जो है राष्ट्रपति भी जुड़ा होता है, लोकसभा राज्यसभा ये सब का हिस्सा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं। मौलिक अधिकारों की संख्या है फंडामेंटल राइट्स। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं कि वो हर इंसान का, हिंदुस्तान के रहने वाले का हक है, फंडामेंटल राइट का। तो वो 6 अधिकार कि जो वो दावे के साथ काम कर सकता है, जो उसको पूरा अधिकार है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। वो 6। नेक्स्ट है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा। नहीं नहीं, किसी एक के जरिए भंग नहीं हो सकती। किसी एक के अंदर इतनी ताकत नहीं कि राज्यसभा को भंग कर दे। ठीक है। तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। इसका संरक्षक का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु amongst the following is considered to be the guardian of the fundamental rights। जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो उसका क्या है। उसका संरक्षक यानी उसकी हिफाजत करने वाला, उसको बचाने वाला, उसको मनवाने वाला कौन है। न्यायपालिका। यानी हिंदुस्तान का जो कानून है, यहाँ की जो अदालतें हैं, कोर्ट हैं, उनको ये अधिकार है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो बचाएं। वो हर किसी को उन अधिकारों का मानने का और उस पर अमल करने का उनको पूरा राइट दें। और इसका ताल्लुक सीधा न्यायपालिका से है, उसी के कंट्रोल में है। और कोई इस पे कंट्रोल नहीं रखता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई संसद हो, नहीं। वो अधिकार जो है वो न्यायपालिका का। वही अगर चाहे तो किसी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कभी कर सकता है अगर जरूरत समझेगा, और अदालत में वही तय होता है जो आम पब्लिक कहती है। तो इसीलिए अदालत के हाथ में ही वो रखा गया, ताकि पूरी बहस होके और लॉजिक के साथ अगर कभी कुछ चेंज होता है तो हो, या नया कोई अधिकार अगर दे दिया जाए तो वो तभी डिसाइड होगा। यानी उसका फैसला करने वाली कोर्ट है, हिंदुस्तान की जो जुडिशरी। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब उसके पिलर्स हैं। लेकिन चौथा कौन है। मीडिया। तो मीडिया को यानी प्रेस को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है।
खास तौर से हमारे देश में, वैसे तो लगभग सारी कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में भी पूरी तरह से कि मीडिया जो है उसको पूरा राइट है किसी भी किस्म की छीछा लेदर करने की, अगर वो बात देश के विरोध विरुद्ध न जाए, अगेंस्ट न जाए। ऐसी कोई भी बात मीडिया जो है को लेके बहस कर सकता है, उसे उछाल सकता है, उसके बारे में बहस करा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको चौथा पिलर कहा जाता है, क्योंकि मीडिया जो है वो उसके अंदर ये खासियत है कि वो अगर कोई कुछ गलत करता है तो उस चीज को वो उछालता है, और जो सही कर रहा है उसकी पब्लिसिटी करता है। इसीलिए उसको चौथा आधार स्तंभ कहा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये सब तो बाद में हुए, कमलापति त्रिपाठी, मायावती, वीर बहादुर सिंह। मायावती 4 बार बनी है, लेकिन ये बहुत बाद में आई है। गोविंद बल्लभ पंत उस टाइम बने थे जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, वोट देने का अधिकार तो हमें 18 वर्ष में मिल जाता है, लेकिन जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र जो है 21 साल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में पहले तो ज्यादा थी, अब ये घट के 80 रह गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आप जैसा जानते हैं 2 टुकड़े हो गए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो कुछ हिस्सा उत्तराखंड में चला गया, कुछ सीटें इसलिए कम हुई, लेकिन बाद में विभाजन हुआ शहरों का, शहर नए नए बन गए, और अब जो तादाद है वो 80 है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये इसके स्थायी अध्यक्ष थे, यानी परमानेंट प्रेसिडेंट। ये देखिए इंग्लिश वर्जन इसका देखिए, हु आर द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपका साइंस और एसएसटी वाला पार्ट पूरा हो गया। अब 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ के हैं। मैथ वाले में थोड़ा सा आपको पूरे एक्सप्लेनेशंस मुझे देना होंगे, समझाना होंगे। आज तो 1 घंटा हो गया है, तो उसके लिए हम कल टाइम रखते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे मैथ के एक्सप्लेनेशंस के लिए। ठीक है, तो कोई डाउट अभी इसमें, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर दोबारा कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय।